हेलो गाइस। सो अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमें आज निकालना है गाइस वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये बातें तो डिस्कस कर दी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। आप लोगों को दोनों में फ़र्क भी पता है क्या है, कौन सी चीज़ हम लोग थियोरेटिकली कर सकते हैं और कौन सी चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ये भी आपको पता है। आज हम लोग क्या करेंगे, आप लास्ट लेक्चर में जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे ना, वो दोनों प्रोसेस में हमें वर्क डन निकालना है। मतलब हमें इन शॉर्ट ये बताना है मुझे कि आपका ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कोई एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम में जब कभी चेंजेस होते हैं तो चेंजेस होने के बाद कितना वर्क डन होता है ये हमें कैलकुलेट करना है। मान लो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में एक गैस भरा हुआ है और ये जो गैस है, जैसे आपका प्रेशर कुकर आप देखते हो तो प्रेशर कुकर में एक लेवल के बाद जब प्रेशर जनरेट होता है कुकर में तो आपकी सीटी ना ऊपर आ जाती है। उसी तरह इस सिलेंडर में ये जो गैस है, ये गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, उस प्रेशर के कारण ये जो पिस्टन है ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहां से यहां पे आ जाएगा। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा, वही वर्क हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो प्रोसेस तो हमने दो तरह के देखी है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोगों ने देखी है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस देखी है। तो अभी हम लोग ये वाले लेक्चर में इरिवर्सिबल प्रोसेस उठाते हैं और उस इरिवर्सिबल प्रोसेस में किस तरह से वर्क डन होता है ये अभी हम लोग जान लेते हैं। क्लियर? ओके। बट उसके पहले अगर आप लोगों ने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का लेक्चर देखा नहीं होगा तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था -P डेल्टा V। अभी उसके पीछे रीजन क्या है वो आज हम लोग देखने वाले हैं, क्यों हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, चलिए गाइस, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर कर लेते हैं। उस इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या कुछ वर्क डन होता है वो अभी हम लोग निकालते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कंसिडर कर लेता हूँ। अभी देखो ये जो दो डायग्राम है ये 2D व्यू है, 2 डायमेंशनल व्यू है, और नीचे मैंने 3D व्यू निकाला है ताकि आपको चीजें जरा समझने में आसानी जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया हम लोगों ने। जैसे इंजेक्शन होता है ना आपका, उसी तरह होता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो इस सिलेंडर में ना एक आइडियल गैस भरा हुआ है, ओके। और ये जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो पिस्टन है वो पिस्टन हमें लेना है वेटलेस और फ्रिक्शनलेस। सर क्यों फ्रिक्शनलेस, क्यों? गाइज हम लोग बेसिकली थर्मोडायनेमिक में एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी बहुत बातें। तो हम ये चाहते हैं कि जितना कितना एनर्जी का लॉस हो वो फ्रिक्शन में ना हो। समझ में आ रही है? पूरा मतलब हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाए, बट इसमें से ये कन्वर्जन के टाइम पे फ्रिक्शन बीच में हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये जो पिस्टन लिया वो फ्रिक्शनलेस लिया और वेटलेस लिया। सो सबसे पहला पॉइंट है, कंसिडर एन आइडियल गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर विथ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने ये जो सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ए मान के चलते हैं। थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू में आते, ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, इसका ये जो एरिया है ना ये वाला, या तो ये बोलो या तो ये बोलो या तो ये बोलो, सेम ही होगा। तो सिलेंडर का हर जगह पे एरिया सेम होता है ना, तो हम लोग मान लो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मानते हैं, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग ए मान के चलते हैं। ठीक है, एनीवे चलो आ जाओ, अभी ये वाले डायग्राम के ऊपर आ जाओ। ये 2D व्यू से हम लोग समझते हैं। अभी गैस गाइस, ये जो गैस है जो सिलेंडर में भरा हुआ है, अभी हम लोग क्या करते, ऐसा मान के चलते कि ये जो गैस है ये गैस अभी एक्सपांड होगा। अभी गैस अगर एक्सपांड होगा तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अभी बात ये है कि मान लो आपके सामने कोई एक टेबल है, उस टेबल को अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो टेबल तो सरकेगा, बट वो टेबल भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्स लगाता है ना, लगाता है या नहीं है? उसी तरह गाइस ये गैस हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक्सपांड होगा, बट जब गैस एक्सपांड होगा तो उसको अपोज करने वाला कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं आप लोग, ये प्रेशर होगा। मतलब गैस इज एक्सपांड अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर P। तो गैस तो हमारा एक्सपांड हो रहा है, बट किसके अगेंस्ट एक्सपांड हो रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर P, इसके अगेंस्ट वो एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हम लोगों ने ये वर्ड डाल दिया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट।
तो गैस तो आपका एक्सपांड हो रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब गैस आपका एक्सपांड होगा तो पिस्टन यहां से यहां तो चला जाएगा, बट इसमें जो गैस का टेम्परेचर है वो हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें प्रोसेस आइसोथर्मल चाहिए। ओके गाइस, चलो इसलिए सेकंड पॉइंट जो है, सपोज गैस इज एक्सपांडेड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर P। अब अगर गाइस आपका गैस एक्सपांड होगा तो जाहिर सी बात है आपका इनिशियली वॉल्यूम ये था गैस का, अभी एक्सपांड होने के बाद पिस्टन ऊपर चला गया, अभी आपका वॉल्यूम ये हो गया। तो मैं इन वॉल्यूम को नाम देता हूं, मैं इस वॉल्यूम को बोलता हूं V1 और इस वॉल्यूम को बोलता हूं मैं V2। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम किसका? ऑफ कोर्स गैस का, ठीक है ना। ओके गाइस, सो वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। क्लियर है गाइस। अभी गाइस अगर आपका पिस्टन गैस एक्सपांड होने से आपका पिस्टन यहां से यहां पर जा रहा है, मतलब ऊपर सरक रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, और वो जो काम हुआ है वही हमें निकालना है। सो देयरफॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज। अभी कैसे निकालते हैं वो अभी हम लोग जान लेते हैं। तो इन शॉर्ट मुझे ये बात बतानी है कि आपके पिस्टन सिलेंडर में जो गैस है जब वो एक्सपांड होता है किसी एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर के अगेंस्ट, तब वो पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वॉल्यूम चेंज होता है, तब कुछ ना कुछ काम होता है, वो काम हमें निकालना है। अभी सबसे पहले ये बात, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया या सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया? ये सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई कर लो। तो गाइस देखो गाइस, जब मैं देखो ये हमारा सिस्टम है और मैं जो होऊंगा वो सराउंडिंग होऊंगा, ठीक है। अगर मैं पिस्टन को दबा रहा हूं तो सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया, बट पिस्टन खुद ब खुद ऊपर आ रहा है, गैस उसे ऊपर लेके आ रहा है, तो यहाँ पे तो सिस्टम काम कर रहा है ना। आपका प्रेशर कुकर का जो सीटी है वो ऊपर आता है, वो सराउंडिंग थोड़ी उसको ऊपर लेके आता है, वो तो आपका कुकर उसको ऊपर लेके आता है। तो सिस्टम काम कर रहा है ना सराउंडिंग के ऊपर। इस केस में भी सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया। तो आपको पता है आईपीसी कन्वेंशन, जब कभी सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करता है तब वो जो काम होता है वो काम कैसा होता है? नेगेटिव। अगर आपको लास्ट, मैंने फिर से बोल दिया, आपको ये वाला लेक्चर तभी समझ में आएगा अगर आप पिछले लेक्चर का पूरे तरह से आपके याद होंगे तो हमने कुछ कन्वेंशन लिखे थे। उस कन्वेंशन में एक कन्वेंशन ये था कि जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करता है तब जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। तो अभी हम लोग जो निकालने वाले हैं वो वर्क कैसे आने वाला है? नेगेटिव, बिकॉज सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया। चलो फिर हम लोग निकालते हैं। अभी सबसे बेसिक फॉर्मूला वर्क डन का हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोल देता हूं वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। यही तो तरीका होता है वर्क डन निकालने का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। भी देखो ये फॉर्मूला में बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल मानते के चलते, मान लो आपके सामने कोई एक गाड़ी है खड़ी हुई और आप उसको पीछे से धक्का मार रहे हो, तो आप फोर्स लगा रहे हो। आपके फोर्स के कारण उस गाड़ी का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान के चलते, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपने कितना काम किया हो उस गाड़ी को ढकलने के लिए वो आपको मिल जाएगा। बट एक्चुअली गाइस एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो देखो चीज क्या है। जब कभी आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो, उस फोर्स के कारण वो चीज एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, मतलब उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। तब आप जो वर्क निकालते हो उसका फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल बरोबर। बट गाइज जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो फोर्स लगाते हो, उस फोर्स को कुछ ना कुछ अपोज भी चाहिए। अगर इस फोर्स को कुछ अपोज ही नहीं है तब जो काम होगा वो काम जीरो कंसिडर करते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, मान लो किसी गाड़ी जमीन के ऊपर खड़ी है, उसको आप लोगों ने फोर्स लगाया और एक जगह से दूसरी जगह आप लेके गए, तो आपने कुछ ना कुछ मेहनत की, कुछ ना कुछ काम किया, वो आप निकालोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट मान के चलो वो गाड़ी हवा में है, हवा में, यू कैन इमेजिन इट, हवा में गाड़ी है, अभी उसको आप लोग धक्का मार रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो गाइस उतनी ही मेहनत थोड़ी ना हुई है, वो तो मेहनत जीरो है।
क्यों -0 है? क्योंकि जब गाड़ी हवा में थी तब आप जब फोर्स लगा रहे थे तब आपको अपोज कोई नहीं था, आपको मतलब दूसरे साइड से अपोज कुछ भी नहीं था, अपोज कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग बोलते कि भाई वर्क 0 है। हालांकि आप लोगों ने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, फिर भी वर्क 0 है। क्यों? क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स को अपोज ही नहीं है। तो जब कभी हम लोग वर्क डन निकालते हैं ना, तो जो फोर्स हम लोग लगाते हैं ना, उस फोर्स को कुछ ना कुछ अपोज चाहिए, वो जो अपोजिंग फोर्स है वो ये फोर्स लेना पड़ता है। आई बात समझ में? हालांकि हम लोग यही फोर्स लेते हैं बट इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता है। आर यू गेटिंग? सो वर्क के फॉर्मूला में जो फोर्स है वो एक्चुअली फोर्स कौन सा होता है? अपोजिंग वाला फोर्स होता है। मतलब किसी चीज के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो आपका जो अपोजिंग फोर्स है वो फोर्स आपको लेना पड़ता है इस फॉर्मूला में, इनटू डिस्प्लेसमेंट करो, आपको मिल जाएगा वर्क डन। ओके चलो। बट सर इस वाले केस में फोर्स वगैरह तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग ना प्रेशर के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। जैसे हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू, या तो फिर हम लोग बोल देंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला सबको पता है कि अगर किसी, मान लो किसी सिस्टम में अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अभी गाइस आ जाओ यहाँ इस फॉर्मूला में देखो, हमें तो फोर्स की जरूरत है, तो ये एरिया डिवाइड इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्स की वैल्यू है प्रेशर इंटू एरिया इस फॉर्मूले में डाल देंगे, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स की जगह P फॉर प्रेशर एंड एरिया के लिए हम लोगों ने स्मॉल a डिनोट किया है सिंबल, ठीक है, इनटू गाइस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग d बोल देते हैं। अभी ये हमारा फॉर्मूला आ गया वर्क डन का, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आ जाओ इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, आपका जो पिस्टन था वो यहां से यहां तक गया, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना, मैं इसको डी मान के चलता हूं। आप वर्क डन ही निकाल रहे हो ना, किसके केस में वर्क डन निकाल रहे हो कि जब पिस्टन यहां से यहां जाता है, जब गैस एक्सपांड होके यहां से यहां तक आता है, तब बेसिकली वर्क डन कितना होता है ये हमें निकालना है। तो अभी वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा फॉर्मूला अभी हमें पता चल गया प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गया ये। अभी ये जो प्रेशर लग रहा है, आप प्रेशर का फॉर्मूला क्या लेते हो? फोर्स अपॉन एरिया। तो कौन सा एरिया लेना है? जिस एरिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो गैस है, ये गैस इस वाले एरिया के ऊपर ही प्रेशर लगा रहा है ना, तो ये एरिया लेना पड़ेगा हमें। तो वो एरिया भी क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर है, और प्रेशर भी हमें पता है। अभी प्रेशर आपको कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला प्रेशर। मैंने अभी अभी बोला ना कि आप किसी गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो आप जो लगा रहे हो वो फोर्स मत लो वर्क डन निकालने के लिए, अपोजिंग फोर्स लो। उसी तरह इस पिस्टन के ऊपर गैस ने एक कुछ ना कुछ फोर्स प्रेशर लगाया होगा, बट आपको वो फोर्स और वो प्रेशर नहीं लेना है, आपको ये वाला प्रेशर लेना है, अपोजिंग प्रेशर। हम लोगों ने इसमें बोल दिया था अपोजिंग प्रेशर क्या है? P, ये वाला प्रेशर, ठीक है। ओके, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनीवे, अभी मुझे बताओ कि ये जो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग कुछ और लिख सकते हैं क्या? देख लो, अभी मान लो ये एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इतना पार्ट उठा के साइड में रख दूं तो ये हमारा एक सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये था हमारा इनिशियल वॉल्यूम, जब गैस एक्सपांड होने के पहले ये था हमारा इनिशियल वॉल्यूम V1। जब गैस एक्सपांड हुआ तो तब हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम बन गया था V2, ठीक है गाइस। ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम। तो मुझे बताओ ये वाला कौन सा है? चेंज इन वॉल्यूम। आई बात समझ में? अगर आप V2 में से V1 निकालोगे तो ये जो बचेगा, तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा वो कौन सा होगा? चेंज इन वॉल्यूम। तो गाइस ये जो पार्ट मैंने निकाल के साइड में रखा, ये क्या है? ये चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। सो इसको हम लोग चेंज इन वॉल्यूम बोल देंगे। अभी मान लो दिखने में तो ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया बेस को हम लोगों ने ए बोल दिया, इनटू हाइट तो हमारा डी है, तो ए इंटू डी क्या है? इसका वॉल्यूम, और इसके वॉल्यूम को हम लोगों ने क्या बोल दिया? चेंज इन वॉल्यूम। सो कैन आई राइट गाइस ए इंटू डी मतलब चेंज इन वॉल्यूम? यस ऑफ कोर्स।
सो मैं यहाँ पे बोल दूंगा वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। बट हम लोगों ने इस लेक्चर की शुरुआत में ही देख लिया था कि ये जो वर्क है ये सिस्टम कर रही है सराउंडिंग के ऊपर, इसलिए वर्क कैसा आना चाहिए, माइनस। इसलिए गाइज आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी डेल्टा वी। सो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, माइनस पी डेल्टा वी। क्लियर? तो डोंट गेट कंफ्यूज गाइज, एकदम सिंपल बात है कि आपको एक्सपांशन के ड्यूरिंग वर्क निकालना है तो सिंपल सी बात है, आपने वर्क का फॉर्मूला लिख दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने कुछ इस कदर निकाली प्रेशर के टर्म्स में, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएंगी प्रेशर इनटू एरिया। बस वो फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने इस फॉर्मूले में डाल दी तो हमारा फॉर्मूला बन गया प्रेशर एरिया डिस्प्लेसमेंट। और हम लोगों ने देखा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू ये एरिया इंटू इतना डिस्टेंस तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ना, और ये वॉल्यूम तो चेंज इन वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम, तो ये जो है ये तो चेंज इन वॉल्यूम निकला। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारा फॉर्मूला आ गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। क्लियर गाइज? अभी ये जो है ये जो फॉर्मूला है ये जनरलाइज फॉर्मूला है। अभी हम लोग 4 केस इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन, साइक्लिक प्रोसेस एंड वैक्यूम में कितना वर्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन इन एक्सपांशन। मान लो आपका गैस जब एक्सपांड होता है तब ये फॉर्मूला किस तरह से दिखेगा, जब आपका गैस कॉम्प्रेस होता है तब ये फॉर्मूला किस तरह से दिखेगा, एक एक केस। अभी वर्क ऑफ एक्सपांशन मतलब गैस एक्सपांड होगा तो इनिशियली वॉल्यूम इतना होगा V1। एक्सपांड अगर गैस होगा तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, फाइनली वॉल्यूम आपको इतना मिलेगा। तो बताओ फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है या इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब एक्सपांशन के टाइम पे V2 इज ग्रेटर देन V1। तो चेंज इन वॉल्यूम का बेसिकली फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आई मीन दोनों में क्या है, V2 बड़ा है, इसलिए डेल्टा V की वैल्यू कैसे आएंगी, पॉजिटिव। आप लोग इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो माइनस पी, डेल्टा V की वैल्यू कैसे आएंगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका बेसिक जो फॉर्मूला आ जाएगा वो फॉर्मूला किस तरह से आएगा, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, और डेल्टा V की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, इसलिए हम लोगों ने इसी तरह रख दिया। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे वर्क डन इन कॉम्प्रेशन। वर्क डन इन कॉम्प्रेशन, भाई कॉम्प्रेशन मतलब मान लो आपका गैस यहाँ पे सिलेंडर में गैस है, ये वॉल्यूम हो गया इनिशियल वॉल्यूम। भी अगर गैस कॉम्प्रेस होगा तो आपको पिस्टन नीचे चला जाएगा, पिस्टन अगर नीचे चला जाएगा यहाँ तक आ जाएगा पिस्टन, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। ये था इनिशियल वॉल्यूम, ये था फाइनल वॉल्यूम। तो जब गैस कॉम्प्रेस होता है उस केस में गाइस आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो छोटा होता है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है ना यार, यहाँ पे ये पिस्टन एक्सपांड हुआ बट अगर मेरे पिस्टन को दबाया रहता तो गैस तो कॉम्प्रेस हुआ रहता ना, तो फाइनल वॉल्यूम तो छोटा मिलता हमें। इसलिए कॉम्प्रेशन के केस में फाइनल वॉल्यूम छोटा होता है, इनिशियल वॉल्यूम बड़ा होता है। और अगर ऐसी बात है तो V2 माइनस V1 की वैल्यू कैसे आएंगी, निगेटिव। तो अगर V2 माइनस V1 निगेटिव है तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस पी डेल्टा V, बट डेल्टा V कैसा है, निगेटिव, तो ये माइनस डेल्टा V, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P डेल्टा V। तो देखो जब पिस्टन जब हमारा गैस कॉम्प्रेस होता है तो कॉम्प्रेस करने के लिए खुद ब खुद नहीं गैस, हम उसको दबा रहे होंगे। तो देखो जब हमने इस पिस्टन को दबाया तो गैस कॉम्प्रेस हुआ, तो जब हम इस पिस्टन को दबा रहे हैं तो हम लोग सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। कन्वेंशन क्या बोलता है, जब कभी सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा तब वाला जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। देखो वर्क डन पॉजिटिव आया नहीं है, बट जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करता है, जो ये वाला केस था, उस केस में वर्क डन नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? तो गाइज ये बहुत ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। अभी एक्सपांशन होगा तो आप अप्लाई करो, कॉम्प्रेशन होगा तो आप अप्लाई करो। नेक्स्ट है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन
साइक्लिक प्रोसेस, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। अभी साइक्लिक प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में इनिशियल स्टेट में जो सिस्टम है वापस उसी स्टेट में सिस्टम थोड़ी देर बाद आ जाती है, मतलब घूम फिर के वहीं पे आ जाएंगे सिस्टम, ठीक है, वो वाला प्रोसेस होता है साइक्लिक प्रोसेस। अभी जनरली लोग क्या समझते हैं, एक मिस्टेक हो जाती है लोगों की कि सर साइक्लिक प्रोसेस है तो पिस्टन इधर उधर जाके वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। और चेंज साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ से सिस्टम निकली थी वहीं पे सिस्टम आ जाती है, ये होता है साइक्लिक प्रोसेस का मतलब। एक्सपांशन में हम लोगों ने एक्सपांड किया तो यहाँ से यहाँ आ गया पिस्टन, कॉम्प्रेशन में हम लोगों ने गैस को कॉम्प्रेस किया तो पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। बट साइक्लिक प्रोसेस में पिस्टन यहाँ पे तो थोड़ी देर बाद यहीं पे आ जाएंगे ना, तो सर यहाँ पे पिस्टन है थोड़ी देर बाद यहीं पे आ गया तो चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो है। तो अगर सर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो आप डेल्टा वी की जगह जीरो रख दोगे, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस तो आप जीरो बोल देंगे। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस जीरो कभी होता नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है आओ देखते हैं गाइस। अगर मान लो आप लोगों ने मान लो गाड़ी को आप धक्का मारते 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 एक चक्कर मार के आप लोगों ने गाड़ी वहीं पे ला दी, तो क्या मैं ये बोल दूंगा आप लोगों ने काम जीरो कर दिया? बात समझ में आ रही है ना? तो गाइस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बिल्कुल जीरो होता नहीं। क्यों नहीं होता और हम लोग समझते हैं। अभी आपकी प्रोसेस अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो आप बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करोगे और एंड भी आप यहीं पे करोगे, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, ये जो चेंज इन एनर्जी होता है वो जीरो होता है। चेंज इन एनर्जी जो होता है वो जीरो होता है, मतलब सिस्टम जो पहले जहां पे थी, मतलब पहले जो सिस्टम का एनर्जी था अभी वापस सिस्टम वहीं पे आ गई तो वापस एनर्जी सिस्टम का वही होगा। तो अगर सिस्टम जहां से स्टार्ट किया वहीं पे सिस्टम आ रही है तो एनर्जी में तो चेंज कुछ आएगा नहीं। और हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू गाइस। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी जीरो होती है। और चेंज इन एनर्जी जीरो होने के कारण डेल्टा यू की वैल्यू जीरो रख दो, क्यू प्लस डब्ल्यू, और आप लोग लिख सकते हो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या तो फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये बात हम लोगों ने पहले भी देखी थी। तो गाइस वर्क डन इज नॉट जीरो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू, मतलब हीट, ठीक है गाइस। तो ये होता है हमारा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। और लास्ट वाला हमारा देखेंगे हम लोग वर्क डन इन वैक्यूम, मतलब गैस इज एक्सपांडेड इन वैक्यूम। लास्ट वाला कि जब गैस हमारा वैक्यूम में एक्सपांड होगा तब कितना वर्क होगा। अभी गाइस मैंने अभी अभी बोला आपको कि अगर आप किसी कार को धक्का मारते हो बट वो कार हवा में है, हवा में, इमेजिन हवा में कार है, उसको आप लोग धक्का मार रहे हो, तो गाइस आपको बड़ी आसानी जाएंगे धक्का मारने में, आपको कुछ तकलीफ ही नहीं होगी। क्यों तकलीफ नहीं होगी? क्योंकि आपको अपोज ही नहीं है। जब कार जमीन पे रहती है तो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन आपको अपोज करता है, आगे कार आगे नहीं जाने देता फ्रिक्शन, तो वही अपोज की वजह से आपको लगता है कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। बट जब कार हवा में है, अब कांटेक्ट ही नहीं, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, अब कार हवा में है तो फ्रिक्शन ही नहीं, तो आपको अपोज कौन करने वाला है? कोई नहीं। इसलिए आपको बड़ी आसानी जाती है और आप बोलते हो यार बिल्कुल जीरो मेहनत है, जीरो काम किया। उसी तरह अगर आप वैक्यूम में गैस को एक्सपांड कर रहे हो तो गाइस ये गैस तो एक्सपांड होगा बट वैक्यूम है, वैक्यूम में मतलब ऊपर कोई है ही नहीं, तो आपको अपोज ही नहीं है। तो गाइस आपको जब अपोज ही नहीं है तो पिस्टन यहां से यहां तक इजीली चला जाएगा। इस प्रेशर की तो वैल्यू जीरो है ना, क्योंकि ऊपर कौन है? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, मीडियम ही नहीं है। तो अगर ये आपका ऊपर अपोजिंग प्रेशर ही नहीं है, पी की वैल्यू जीरो है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर वैक्यूम में गैस एक्सपांड होता है तो पी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। तो जब गैस वैक्यूम में एक्सपांड होता है तब जाके वर्क कितना होता है गाइस? जीरो होता है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने 3-4 केसेस भी डिस्कस कर लिए, बट मेन जो फॉर्मूला है हमारा वो है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस।
और ये जो प्रोसेस था ये इरिवर्सिबल था। इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल स्टेट होता है और फाइनल स्टेट होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, टप्पे टप्पे में प्रोसेस होती है। हमारा जो पिस्टन है वो रुक रुक के जाता है, याद है ना कुछ। बट हम लोगों ने आज इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन निकाला, जिसमें इनिशियल स्टेट होता है और फाइनल स्टेट होता है, बस बीच में रुकता नहीं पिस्टन। क्लियर गाइस? तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। तो जो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था -P∆V, उसका रीज़न हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में जान लिया। ठीक है, अभी आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन ही, बट रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि वर्क डन किस तरह से होता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।